हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बैलेंस शीट के वर्टिकल फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैलेंस शीट ये होता क्या है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, राइट। तो क्वेश्चन उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है, नाम से जो क्लियर हो रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट मीन्स ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको डिस्क्लोज करता है किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस कंसर्न की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। मतलब वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उनकी जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जिस भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको डिस्क्लोज की जा रही होती है, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं, राइट। तो अब मैंने क्या कहा कि बैलेंस शीट जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट है। इट मीन्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का तरीका है वो सिर्फ एक के थ्रू नहीं होगा, कई चीज़ें होंगी, तभी तो एक कंपोनेंट बैलेंस शीट है। इसका मतलब और भी कंपोनेंट हैं इसमें। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में बताया गया कि जब भी कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इट मीन्स उसमें कितने डॉक्यूमेंट इंक्लूड है, कितने डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं, ये बात कहाँ बताएगी? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में। तो वहाँ पे बताया गया कि एक जो कि बैलेंस शीट होती है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो हो गया। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। फोर्थ क्या आ जाता है आपका? चेंजेस इन इक्विटी। तो अगर ओनरशिप चेंज हो रही है किसी कंपनी की, किसी बिजनेस कंसर्न की, तो उनको उसकी डिटेल देनी पड़ती है। तो उसी के लिए एक स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट इन चेंजेस इन इक्विटी, है ना। तो अगर एप्लीकेबल है तो ये भी। और फिफ्थ क्या हो जाता है? एनी एक्सप्लेनेटरी नोट मीन्स नोट्स टू अकाउंट जिसे हम कहते हैं वो। ये 5 चीज़ों को मिला के जो भी जिस भी कंपनी में जो जो चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, जिनके लिए जो जो बनाना मैंडेटरी होगा, उसके अकॉर्डिंग ये 5 चीज़ों को मिला के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? बैलेंस शीट। क्योंकि किसी भी बिजनेस कंसर्न में होगा तो बैलेंस शीट और पी&एल का बनाना तो मैंडेटरी होता है। फिर बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो और चेंजेस इन इक्विटी अगर है, या नोट्स टू अकाउंट मैंडेटरी होता है। तो ये सभी मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं इसी के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, राइट। अब ये बैलेंस शीट होता क्या है जिसको हम कहते हैं, तो एक कि जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कवर करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है साफ साफ कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का एक डॉक्यूमेंट है। ये बात हमने पहले ही समझ ली। तो अब यहाँ पे होता क्या है, इस तरह के इस डॉक्यूमेंट में क्या होगा जिसको हम बैलेंस शीट कह रहे हैं? तो बेसिकली ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है किसी भी बिजनेस की, किसी भी जिस भी कंपनी का हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर डेट को उस कंपनी की क्या करंट पोजीशन है ना, उस पोजीशन को बताने वाले को ही हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये एक स्नैपशॉट है किसी भी कंपनी की पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की फाइनेंशियल पोजीशन, इसीलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो बताता है एज ऑन डेट, आज के दिन पे, आज की तारीख में इस पर्टिकुलर कंपनी के पास ये चीज़ें हैं। आज की डेट में जो जो एग्जैक्टली है ना, वो चीज़ कौन बताता है आपको? बैलेंस शीट बताता है। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? ड्यूरिंग द ईयर बताता है। मतलब आपने साल भर में क्या क्या काम किया, क्या कमाया, क्या खर्चे किए, वो जो चीज़ें होती हैं वो बताता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब वो ड्यूरिंग द ईयर बताता है, साल भर में जो कुछ भी हुआ ना वो सब बता रहा है। लेकिन बैलेंस शीट आपको आज की डेट में आपके पास क्या क्या है, उस कंपनी के पास, उस बिजनेस कंसर्न के पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स है, क्या चीज़ें हैं, वो पोजीशन बताता है। उसी को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट को डिफाइन किया है एच.जी. गटमैन ने। उन्होंने क्या कहा कि बैलेंस शीट माइट बी डिफाइंड एज अ ड्यूअल फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ये क्या है? किसी भी एंटरप्राइज की, किसी भी बिजनेस कंसर्न की एक फाइनेंशियल पिक्चर है, मतलब एक फाइनेंशियल चीज़ें जो आप जिसके थ्रू देख सकते हैं, उनका फाइनेंशियल पोजीशन आप देख सकते हैं। पर ये ऐसा क्या वन साइडेड नहीं है, डुअल साइडेड है। इसका मतलब क्या हुआ? डिपिक्टिंग दैट on the one hand the properties that is utilizes and on the other hand the sources of those properties। तो वो जो ड्यूअल पिक्चर बताता है वो क्या क्या बता रहा है? एक साइड तो आपको ये बताता है कि इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसके पास अपनी चीज़ है, उनकी अपनी चीज़, ओन चीज़, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, है ना। और दूसरी साइड बताता है कि ये प्रॉपर्टीज़ आई कहाँ से, है ना, सोर्सेज ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़। मतलब इसको पाने के लिए, इन प्रॉपर्टीज़ को पाने के लिए हमने क्या उधार लिया है, किसी ने हमें पैसे दिए हैं, तो दैट इज़ योर लायबिलिटीज साइड, है ना। तो इन्होंने यही कहा कि बैलेंस शीट बेसिकली
एक ड्यूअल फाइनेंशियल पिक्चर है किसी भी इंटरप्राइज का, जहाँ पे एक साइड आपको बताता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और दूसरी साइड बताता है कि वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया बैलेंस शीट। अब आज हम बात कर रहे हैं कि इसकी वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, कि बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट क्या है। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कंपनीज़ के रिगार्डिंग पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट चलता था, लेकिन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया और अभी कौन सा फॉर्मेट हमेशा से रन में है? वर्टिकल फॉर्मेट ही रन में है ना। तो अब ये वर्टिकल फॉर्मेट है क्या? तो इस फॉर्मेट में होता क्या है कि लाइबिलिटीज़ पहले दी जाती है, जिसको हम हेड जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के हेड में। तो लाइबिलिटीज़ हमारी दिखती है अंडर द हेड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और उसी के नीचे मतलब इमीडिएटली फॉलोड बाय एसेट्स, मतलब उसी के नीचे हम क्या दिखाएंगे? एसेट्स। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये हमारी लाइबिलिटीज़ है और उसी के नीचे हम दिखाते हैं कि ये लाइबिलिटीज़ हमने इतनी एसेट्स क्रिएट करी है। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज़ और ये हमारी एसेट्स हो गई। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट दिया जाता है, वर्टिकल साइड का जो फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और बाद में एसेट्स लिखा जाता है, ये फॉर्मेट किस शेड्यूल के अंदर आता है? तो ये आता है शेड्यूल 3 के अंदर, थर्ड शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, अब ये थर्ड शेड्यूल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में आपको वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट मिलेगा। ठीक है, और वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट भी पार्ट 1 में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। शेड्यूल 3 में पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 किसके रिगार्डिंग है? बैलेंस शीट के रिगार्डिंग है। वहीं पार्ट 2 जो होगा वो आपका किसके रिगार्डिंग होता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? तो शेड्यूल 3 में ये दोनों ही स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को। इज इट क्लियर? अब ये मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जब कंपनीज एक्ट 1956 था ना, तो वो ये शेड्यूल 3 के अंदर नहीं आता था, शेड्यूल 6 के अंदर आता था, राइट? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में कहाँ पे दिया गया? शेड्यूल 3 में दिया गया। तो याद रखिएगा, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में दिया गया है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इस शेड्यूल 3 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? तो पहली बात तो एक तो जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको बनाना है, कि मतलब कब आप कहेंगे करंट एसेट्स, कब आप कहेंगे नॉन करंट एसेट्स। तो मतलब एक जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिया है बैलेंस शीट को बनाने का तरीके के लिए रिगार्डिंग। फिर आपको एक वर्टिकल फॉर्मेट बता दी गई है कि कैसे आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है पार्ट 1 का, और फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बता दिया गया पार्ट 2 के अंदर। तो शेड्यूल 3 में ये 3 बातें बताई गई हैं। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मेट समझ लेते हैं कि कैसा होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और कौन कौन सी आइटम इसमें आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बताएं, जिनके सिलेबस में वर्टिकल फॉर्मेट और बैलेंस शीट्स का या इस तरह से बैलेंस शीट के फॉर्मेट का सिलेबस में मेंशन होता है, वहाँ पे समटाइम्स एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट को एक्सप्लेन करिए, और कभी कभी इमेजिनरी फिगर के साथ आप इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आपको पूरी बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखते हैं कि फॉर्मेट में कैसे बताया जाता है। तो जिस कंपनी की आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि हमने क्या कहा, एज ऑन डेट की बात होती है, आज के दिन की, क्योंकि जिस डेट को आप बना रहे हैं ना उस डेट की कहानी आप बता रहे हैं कि आज के दिन इनके पास ये चीज़ें हैं। तो बैलेंस शीट एज एट, तो जनरली क्या बनता है आपको? 31 मार्च को बनता है ना, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होती है तब बनता है। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो 31 मार्च को उस कंपनी के रिगार्डिंग क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आती है। देन हमारा आता है रुपीज़ करोड़ में दिया गया, लाख में दिया गया, कैसे है वो चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो कॉलम बनते हैं वो 4 हो गए। एक पर्टिकुलर बनेगा, नोट्स बनेगा, नोट्स टू अकाउंट जिसे कहते हैं, नोट्स का नंबर रहेगा, फिर फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, आपका करंट में क्या कहानी है, जो भी अमाउंट होगा वो सारा यहाँ पे आएगा, और प्रीवियस ईयर में उसी हेड के अंदर आपने कितना अमाउंट दिखाया था वो आपका 4th में आ जाएगा। तो मतलब आपको करंट बताएंगे और प्रीवियस ईयर का भी डिटेल वहाँ पे लिखा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्टिकल फॉर्मेट होता है वो कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देता है कि आपका शेयर कैपिटल ही है सपोज, तो शेयर कैपिटल आपका करंट में कितना है और प्रीवियस ईयर में कितना था, तो कुछ एडिशन हुआ है तो आपको अभी यहाँ पे क्लियरली सब कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ पे कंपैरेटिव आपको एनालिसिस मिल जाता है इस फॉर्मेट के अंदर। तो फॉर्मेट कैसे शुरू होता है? सबसे पहला हेड जो आता है वो आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। तो पूरी बैलेंस शीट को 2 मेन हेड में कवर किया गया है, एक आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, दूसरा आता है एसेट साइड, है ना, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो लाइबिलिटी साइड को ही हम कहते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, और दूसरा हमारा क्या आएगा, एसेट साइड। तो पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, उसका टोटल किससे मैच करेगा, एसेट साइड से मैच करेगा।
तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर जो पहला मेन हेड जाता है वो शेयर होल्डर्स फंड का जाता है। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम क्या क्या दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो कोई शेयर वारंट है उसके अगेंस्ट अगर कोई मनी रिसीव की गई तो वो भी शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाएगा। तो तीन चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आप नोट्स नंबर है ना वहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट नोट में या सेकंड नोट में इसका डिटेल दिया गया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे आपका रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, जो कुछ भी आपके पास रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। तो कंपनी ने जितने भी टाइप का रिजर्व क्रिएट करके रखा है वो सारे रिजर्व्स का ब्रेकअप जो है आप नोट्स में लिख के दिखाएंगे, डिटेल दिखाएंगे और उसका जो टोटल होगा वो लाके आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस हेड के सामने उसका अमाउंट लिख देंगे और नोट्स 2 के आगे उस नोट्स का नंबर लिख देंगे जहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, ब्रेकअप देख सकते हैं कि रिजर्व सरप्लस में कितने टाइप का रिजर्व कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, राइट। इस तरह शेयर कैपिटल में भी ऑथराइज कितनी, कॉलअप कितनी, प्रॉफिट कितना किया गया, उस तरह से पूरी डिटेल आप देखना चाहेंगे तो उसका भी नोट्स वहाँ पे दे दिया जाता है और यहाँ पे डिटेल लिख दिया जाता है आपका कि करंट में कितना अमाउंट है शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। तो अगर कंपनी ने नए शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन मनी उनको रिसीव हो गई है पर अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन मनी तो कंपनी को रिसीव हो चुकी है, तो उतना जो पैसा उनको रिसीव हुआ है वो कहाँ पर दिखाया जाएगा, इसी हेड के अंदर दिखाया जाएगा और वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी के अंदर ये हेड दिखे ही है। अगर कंपनी ने कोई नए शेयर इशू ही नहीं किए थे तो एप्लीकेशन मनी रिसीव ही नहीं हुई होगी और वो अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग ही नहीं होंगे, तो ऐसे केस में यहाँ पर डैश जाता है और ये हेड मेंशन नहीं किया जाता है। अब उसके बाद क्या हो गया, इक्विटी हो गया। देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है ना, तो शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी को बता देता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट हो गया। और अब हमारा लाइबिलिटी साइड में जो है दो मेन हेड में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपका एक आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, राइट। कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कि ऐसे उधार जो बहुत लंबे टाइम के लिए। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज में वो सारी लाइबिलिटीज आती हैं जो मोर देन 1 ईयर होती हैं, ठीक है, जो करंट में पे ऑफ नहीं करनी है वो उसको हम नॉन करंट कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे आपने बैंक से कोई बहुत बड़ा लोन लेके रखा था या आपने डिवेंचर इशू किया हुआ है ना, तो इस तरह का कोई बॉन्ड आपने किया हुआ है तो बॉन्ड से आपके पैसे आए हुए हैं, तो इस तरह की जो लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब के सब आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे। बैंक से आपने कोई लंबा लोन लेके रखा हुआ है, टर्म लोन वगैरह, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, देखिए डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ भी होती है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी होता है। तो ये जो DTL और DTA होता है वो टैक्स के रिगार्डिंग होता है और ये बेसिकली अराइज कब होता है किसी भी कंपनी में, जब उनकी बुक में जो भी इनकम दिखाई जा रही है और जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम आता है, मतलब बुक के अकॉर्डिंग आपकी इनकम पे लगने वाला टैक्स, जितना टैक्स का अमाउंट आ रहा है और जो इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी इनकम बनती है और उस पर जो टैक्स आता है, दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये लाइबिलिटीज़ या एसेट्स क्रिएट होती हैं। इज इट क्लियर? तो वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें बहुत डिटेल्स में बताया गया है कि DTL क्या होता है, DTA क्या होता है। फिलहाल अगर किसी कंपनी का DTL और DTA क्रिएट होता है और उसके पीछे कई रीज़न होते हैं कि कब DTL आता है कब DTA आता है, तो वो रीजंस अलग अलग होते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आपने एक अलग मेथड से कर दिया या अमाउंट अलग कर दिया और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलग करना था तो अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा, तो प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा, उसकी जैसे टैक्स का अमाउंट डिफर करेगा। तो इस तरह कई रीज़न हो सकते हैं DTL या DTA के। तो मान लीजिए अगर अपनी कंपनी में DTL या DTA है तो वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। DTL है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा। उसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसके अलावा भी कोई अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है तो वो सब भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, यहाँ पे आपकी मेंशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात अगर हम कर लेते हैं तो जैसे आपका एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविज़न आप बना रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, वो सब आपके क्या आते हैं, प्रोविजंस के केस में आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं। वहीं अदर लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी लाइबिलिटी, जैसे आपने बॉन्ड डिवेंचर्स कर लिया, इन सब के अलावा भी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सबको आप यहाँ पे आराम से डिटेल में दिखा सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है आपका, इसके अलावा आता है करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गया, करंट लाइबिलिटीज़ आएगा। तो करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब हो जाता है ऐसा चीज़ जो विद इन अ ईयर हो आपका, है ना, विद इन अ ईयर मतलब 12 मंथ्स के ड्यूरेशन तक ही हो। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना, 12 मंथ्स है, उससे कम के टाइम पीरियड के लिए अगर आपने कोई डिमांड लोन ले रखा, चाहे वो किसी बैंक से लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या किसी से भी लिया, अगर डिमांड लोन लेके रखा है उसका टाइम पीरियड जो टेन्योर है वो लेस देन 12 मंथ है, तो वो सब के सब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाए जाते हैं।
ट्रेड पेबल जो होते हैं वो आ जाते हैं। ट्रेड पेबल में भी क्या क्या गया, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होती हैं उनकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, मतलब उनसे जितना आपका उधार है वो, या फिर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर अदर देन माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को छोड़ के इसके अलावा कोई, जैसे कोई इंडिविजुअल से आपने कोई उधार लिखा, कोई सप्लायर आपका इंडिविजुअल सप्लायर है उन जिनसे आप रॉ मटेरियल मंगवाते हो, तो इस तरह से कोई भी क्रेडिटर, उसकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग, उन दोनों को टोटल करेंगे और जो अमाउंट जाएगा वो कहाँ दिखाएंगे, ट्रेड पेबल में दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका भी नोट्स टू अकाउंट बनता है। मान लीजिए आपके सप्लायर है तो कितने सप्लायर हैं उनकी पूरी डिटेल होती है, तो उसका भी नोट्स टू अकाउंट में हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि इसकी नोटिंग इस नंबर पे है, 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे, जहाँ पे भी आपने नोट्स टू अकाउंट क्रिएट किया होगा उसका वहाँ पे जाके आप ब्रेकअप देख सकते हैं कि कितने ट्रेड पेबल हैं। अब यहाँ पे क्रेडिटर ट्रेड पेबल में आपके जो बिल्स पेबल हैं वो भी आ जाएंगे और जो क्रेडिटर है वो भी आ जाते हैं, दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है, राइट। वहीं पे आपका जैसे अदर करंट लायबिलिटीज़ है, तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आपका क्या आ जाता है, जैसे कि कोई अनपेड डिविडेंड है, कोई इनकम रिसीव्ड हुआ है आपको एडवांस में, है ना, एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव की थी और अब वो रिफ़ंड करनी है, आपको अलॉटमेंट नहीं करना है, रिफ़ंड करना है, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ बन जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को हम अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखा देते हैं, है ना। इसी तरह कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है आपका, जिसका जो प्रोविज़न क्रिएट तो करना है पर वो प्रोविज़न लेस देन 12 मंथ के लिए क्रिएट करना है, तो वो भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, टोटल लगा देते हैं, और इस टोटल के बाद जो है हमारा क्या बन जाता है, पूरा का पूरा जो है लायबिलिटी साइड का टोटल कंप्लीट हो जाता है। तो लायबिलिटी साइड में हमारा पूरा इक्विटी आ गया, है ना, इक्विटी का शेयरहोल्डर्स फंड्स वगैरह आ गया, एप्लीकेशन मनी आ गई, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ गई और करंट लायबिलिटीज़ आ गई। अब जितना कुछ भी पूरा हेड है उसका टोटल कर देंगे और हमारा लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल हो जाता है ना। ये पूरा टोटल हमारा डन हो जाता है। अब हम आएंगे सेकेंड हाफ पे, जिसको हम कहेंगे कि आपका एसेट साइड, मतलब लेटर हाफ जिसको हम दिखाते हैं, वो हमारा क्या आएगा, एसेट साइड आता है। क्लियर है। अब एसेट साइड, क्योंकि हमने बताया पूरा फॉर्मेट 2 पार्ट में हो गया, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। अब एसेट्स में क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो लेस देन 12 मंथ नहीं है, मतलब मोर देन 12 मंथ है। क्लियर है। अब उसमें भी देखिए पहले 2 टर्म यूज़ किया जाता है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब जो टेंजिबल वर्ड था ना, उस टेंजिबल वर्ड को हटा के उसके प्लेस पे क्या यूज़ किया जाने लगा, उसका सब्स्टिट्यूट क्या बना दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, है ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया गया है, टेंजिबल एसेट्स की जगह, और 1 अप्रैल 2021 से ये एप्लीकेबल हो गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया और इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो पूरी डिटेल हम लिखा देते हैं, जिसमें फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, और आपका जो भी मोटर है, ये सब जो भी चीज़ें वो सब कुछ यहाँ पे आ जाती हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपकी प्रॉपर्टी का चल रहा है तो वो सारी चीज़ों का जो अमाउंट होगा वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से आप यहाँ पे टोटल दिखा देंगे। इनटेंजिबल एसेट्स आपकी कोई है, जैसे आपका कॉपीराइट्स का होता है, पेटेंट हो गया, है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, गुडविल है, ये सब चीज़ें आपके इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर दिखा दी जाती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी अगर कोई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी भी चीज़ में आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स भी लॉन्ग टर्म पर्पज़ में आपने खरीद रखा है, तो कोई भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। डिफर्ड टैक्स हमने पहले बता दिया है कि DTA क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपने किसी को धार दे रखा है, अगर आपने दिया है तो आपको मिलेगा, और आपने लिया है तो लायबिलिटीज़ में चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आपने अगर किसी को दिया होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स, इन सब के अलावा भी अगर आपका कोई है जो कि इस किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है तो वो भी आपका यहाँ पे शो कर देते हैं। उसके बाद हम क्या बताते हैं, करंट एसेट्स बताते हैं। अब करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स आपके जो कि 12 मंथ्स के अंदर आते होंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट, जो आपने ऐसा कोई म्यूचुअल फंड में या किसी चीज़ में आपकी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, कोई ट्रेजरी बिल ले रखा है गवर्नमेंट का, कोई भी चीज़ ऐसा लिया है जो शॉर्ट टर्म पर्पज़ का होगा। इन्वेंट्रीज मतलब आपके स्टॉक आ जाएंगे। अब स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का हो सकता है, आपका लूज पार्ट का स्टॉक हो सकता है ना, किसी भी चीज़ का स्टॉक हो, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है। तो जितने भी स्टॉक होंगे वो पूरा टोटल करके हम इन्वेंट्रीज कॉलम में दिखा देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें आपके बिल रिसीवेबल भी आ जाएंगे और आपके डेटर्स भी आ जाएंगे। डेटर्स मतलब जिनको आपने उधार में माल अपना सेल किया, अपने गुड्स को आपने क्रेडिट पे सेल किया है। तो जब क्रेडिट पे सेल किया है इसका मतलब आपने उधार दिया उनको, अब वो आपको पेमेंट करेंगे तो वो आपके डेटर बन जाते हैं। तो वो सारे डेटर्स या बिल रिसीवेबल सब इसी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपका बैंक में कोई बैलेंस है, आपके पास कैश इन हैंड जो है, वो सारी चीज़ें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाती हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आपने किसी को दे रखा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा कोई करंट एसेट्स आपकी हैं जो इस किसी कैटेगरी में फॉल नहीं होती तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से आपने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। और इस टोटल के बाद आपका एसेट साइड
साइड का टोटल कंप्लीट हो जाता है। तो लायबिलिटीज़ भी पूरी हो गई और एसेट्स भी पूरा हो गया। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखता है वो इस तरह से दिखता है। टोटल हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल और फिर आपका एसेट साइड का टोटल। तो लायबिलिटीज़ का टोटल और एसेट साइड का टोटल दोनों मैच करना चाहिए, यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है जो कि बैलेंस शीट आपका शो करता है। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बैलेंस शीट इक्वेशन में भी जाता है। ठीक, अब हमने बताया था कि इस पूरे उसमें फॉर्मेट में क्या दिया जाता है, आपका जनरल इंस्ट्रक्शन होती थी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था और स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट होता था। तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट के रिगार्डिंग क्या फॉर्मेट दिया गया था कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो वो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दी गई थी, लाइक करंट एसेट्स। तो उन्होंने बताया कि करंट एसेट्स आप कब कहेंगे कि ये करंट एसेट्स है, कौन कौन सी चीज़ों को आप करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो वहाँ पर बता दिया गया कि पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए कि क्या ये एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज है, उस आपको ऐसा लगता है कि वो रियलाइज होगा, मतलब कैश में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगा, या इंटेंडेड फॉर सेल है, आप उसको सेल के पर्पज से रखे हैं या कंज्यूम करने के लिए रखे हैं, या कंपनी से नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कि एक बार कोई चीज़ आपका बिजनेस में पैसा लगा है तो वो कितनी दिन में कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो ड्यूरेशन नॉर्मली लगता है, जो कि नॉर्मली विद इन अ ईयर होता है, उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, ऑपरेशन का पूरा टाइम पीरियड। तो वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल में आता है। तो ये क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में है, तो अगर वो इनमें से किसी कैटेगरी में आता है तो करंट एसेट्स में आता है। या फिर हम ये देखेंगे कि इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, तो वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, परचेज और सेल पर्पज़ के लिए ही वो एसेट्स रखा गया है। तो इसका मतलब परचेज एंड सेल के लिए रखा गया, तो वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है ना। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो जब से उस चीज़ को आपने रिपोर्ट किया उस टाइम पीरियड से 12 महीने के अंदर आपको लगता है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। तो अगर ऐसा लगता है, जैसे डेटर हमने उधार दिया है तो मेरे डेटर हो गए, पर हमको ये लग रहा है कि इनको जो हमने मिस्टर ए को उधार दिया है ना, वो हमें 6 महीने में पैसा वापस कर देंगे, तो हमें एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज है ना विद इन 12 मंथ, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट एसेट्स कहलाता है। क्लियर है। तो इट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज टू बी सेटल्ड लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो कैश है, कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जा रही है, पर ध्यान रखिएगा कि 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड ना हो, 12 महीने के अंदर होगी। तो अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल में है, आपके ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए है, 12 महीने से कम के समय पर में आपको लगता है कि रियलाइज़ हो जाएगा, कैश में या कैश के इक्विवेलेंट में है, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। तो इन्होंने ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को आप समझिए क्या होता है। वहीं पर उन्होंने बताया कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए उन्होंने क्या बताया कि टाइम जो आपको लगता है कि एसेट्स को एक्वायर करना, उसको प्रोसेस करना, फिर उसको कैश में रियलाइज़ करना। सपोज करिए कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपने अपने पैसे से रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ पैसा लगा के खरीदा, कुछ उधार खरीदा, तो पैसा तो ब्लॉक हो गया, तो आपने रॉ मटेरियल एक्वायर किया, तो ये आपका एसेट्स हो गया, रॉ मटेरियल है ना। तो रॉ मटेरियल आपने जो खरीदा वो आपका अपना हो गया, उधार पे खरीदा है चाहे कैश में खरीदा। अब इस रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस कराएंगे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद कुछ उधार सेल हो जाएगा, कुछ कैश में होगा। अगर कुछ क्रेडिट पे सेल किया, मतलब डेटर आए हैं आपके, तो उन डेटर्स को आप जब पेमेंट कर दो, मतलब वो डेटर्स जब आपके पेमेंट कर देंगे आपको, तभी तो आपके पास कैश वापस आ जाएगा। तो ये जो कन्वर्टेबिलिटी में पूरा टाइम पीरियड लगाना, उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का ही माना जाता है, इसे एज्यूम किया जाता है कि 12 महीने का ही है, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल हो जाता है। करंट लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने क्या कहा कि हम कब कहेंगे करंट लाइबिलिटीज़ है, तो उन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर वो फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो करंट लाइबिलिटीज़ है। तो क्या कि अगर आपको लगता है कि कंपनी इसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल कर देगी, मतलब कंपनी ने, जिस कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं उसने उधार ले रखा है और कंपनी को ऐसा लगता है कि ये उधार वो 1 महीने में ख़त्म कर देगी, सेटल कर देगी। अब बैलेंस शीट तो बनने जा रही है, 31 मार्च आ गया, लेकिन आपको पता था कि ये उधार उसका 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम करंट लाइबिलिटीज़ में रखेंगे, है ना। इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ही आपने उधार ले रखा था, मतलब आपने रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा था, क्रेडिटर आपके आ गए ना, तो ये आप रॉ मटेरियल खरीद के अपना प्रोडक्ट बनाते, उसको सेल करते थे, नॉर्मल ट्रेडिंग पर्पज़ का ही तो था, तो इस वक्त आपने उधार लिया, तो ये सब भी आपका करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। 12 महीने के अंदर आपको लगता है कि आप सेटल कर दोगे, द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट। एक चीज़ और ये है कि भाई 12 महीने के अंदर उसको सेटल कर देना, और कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कि वो चाहे तो इस 12 महीने के पीरियड को और एक्सटेंड कर सकती है। जैसे मुझे 1 महीने में ये
पेमेंट करना था, लेकिन कंपनी के पास ऐसा कोई राइट है, पावर है कि वो कंपनी अगर चाहे तो 1 महीने में पेमेंट ना करे, उसको 2 साल में पेमेंट करे। तो अगर उसके पास ऐसा कोई राइट है ना कि वो 2 साल में चाहे तो पेमेंट करे, मतलब उसको डिफर्ड कर सकती है, तो फिर वो करंट लायबिलिटीज़ नहीं कहलाएगी। मतलब उसके पास डिफरमेंट का राइट नहीं होना चाहिए, उसको पेमेंट करना है तो करना है विद इन अ ईयर, तभी हम उसको करंट लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? और इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहलाता है। यहीं पे इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल को भी समझाया। ट्रेड रिसीवेबल उन्होंने कहा कि देखिए ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हो या जो भी सर्विसेज आप सेल कर रहे हो अपने नॉर्मल बिजनेस के ड्यूरेशन में ना, वो सब ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। और इसमें आपका मतलब आपके बिल्स रिसीवेबल और आपके डेटर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। वहीं ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड पेबल इफ इट इज रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब अगर आपका बिजनेस को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो भी पैसे लिए हैं या जो भी गुड्स परचेज किया है, जो भी सर्विसेज आपने ली हैं, उन सब को हम ट्रेड पेबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। उधार पे जो भी लिया होगा तो इसमें आपका बिल्स पेबल भी आ जाएगा और आपके क्रेडिटर भी आ जाएंगे। क्लियर है? और इन सब में ट्रेड पेबल कितना है, बिल रिसीवेबल कितने थे, कौन कौन से आपके डेटर हैं उनके नाम पूरा, कौन कौन से आपके क्रेडिटर हैं उनका पूरा नाम, बिल्स पेबल कितने हैं वो पूरी डिटेल, उस सबको आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे दे दी गई हैं, यही आपको बैलेंस शीट को बनाने के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत इजी है, सिंपली एक फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आज की डेट में इस कंपनी के पास इसके अपने कितने एसेट्स हैं और उस एसेट्स को पाने के लिए इस कंपनी ने कितना लोन ले रखा, कितना उधार कर रखा है। चाहे ओनर से उधार ले रखा है तो इक्विटी में आ गया, और चाहे बाहर से आउटसाइडर से लोन ले रखा है तो वो लायबिलिटीज़ में आ गया। तो जो भी उस एसेट्स को पाने के लिए सोर्सेज कहाँ कहाँ से उधार लिया है ना, वो सब इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पूरा बैलेंस शीट कहते हैं। और आज की डेट में इनके पास इतना उधार है, इनके पास इतनी एसेट्स है, ओनर से इतना लोन लिया है, आउटसाइडर से इतना पैसा लिया है, और इनके पास टोटल इतनी एसेट्स है। दोनों सब मैच करना चाहिए, दोनों की इक्वल आनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।